हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम का संबोधन। कहा, वंदे मातरम के साथ बजट सत्र की शुरुआत गर्व की बात, विपक्ष को इससे दिक्कत होती है। सीएम के संबोधन पर विपक्ष का हंगामा। हरियाणा विधानसभा में धान घोटाले पर जोरदार हंगामा, विपक्ष के आरोपों पर सीएम सैनी का पलटवार। कहा, घोटाले कांग्रेस के समय में होते थे, खामियां मिलने पर हमने जांच करवाई। विपक्ष के आरोप निराधार। हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाएं जारी, कई जगहों पर दिखी व्यवस्थाओं में अनियमितता। सोनीपत में परीक्षा केंद्र पर नकल का खेल, अंग्रेजी का पेपर आउट होने पर हंगामा। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, माफी न मांगने पर रोके जाएंगे मासूम शर्मा के कार्यक्रम। सरपंचों ने 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। यमुनानगर में पत्नी ने की पति की हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद दोनों हुए फरार, पुलिस ने शुरू की तलाश। गुरुग्राम में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को पकड़ा। कन्नौज जेल से फरार हुआ था आरोपी। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे विधानसभा सदन की कार्यवाही के साथ। आज छठे दिन की कार्यवाही हो रही है। इस वक्त सदन की कार्यवाही जारी है और सदन में धान घोटाले समेत कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिल रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम जवाब दे रहे हैं। 2 लाख रुपए से बढ़ाकर हमने 3 लाख रुपए की माननीय अध्यक्ष जी, और लाभार्थियों की संख्या है जो वो 17,98,000 तक पहुंच गई। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम बुजुर्गों को 20 लाख हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को आज हम सम्मान भत्ता पेंशन दे रहे हैं। अगर पेंशन काटी गई होती तो यह संख्या कैसे बढ़ती? माननीय अध्यक्ष जी, ये संख्या बढ़ती नहीं। इस सवाल का जवाब कौन देगा? माननीय अध्यक्ष जी, पेंशन राशि की बात करें, इनेलो के समय में 200 रुपए, कांग्रेस के लंबे कार्यकाल में मात्र 700 रुपए की बढ़ोतरी, मात्र 700 रुपए दिया तो हमने, हमने दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक वीडियो देख रहा था, बालू बैठ जा, गड़ा बैठ जाएगा तो बालू। मैं एक वीडियो देख रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, शायद बालू को पता है, नरवाल को पता है, मैं एक वीडियो देख रहा था। उस टाइम तो शायद आप भी छोटे कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस के, हैं? जिला पार्षद था, ये जिला पार्षद था उस टाइम इसकी ड्यूटी थी भी इतने लोग बरका लेके जाने रैली में। मेरी भी लगती थी। सीएम साहब, बालू जब छोटा था, जब भी बड़ा बालू था। माननीय अध्यक्ष जी, इसको मालूम है, उस वक्त गोहाना में एक रैली हुई थी और चुनाव आ गए थे। चुनाव ये 14 के चुनाव थे। ये मेरे ख्याल से रैली है जब हुई थी 5 नवंबर 2012 में, 13 में हुई थी, 5 नवंबर 2013 में। यूं एहसास क्या करे करो बात, कितना अच्छे लग रहे जी सीएम साहब जी, बहुत बढ़िया। तो मैं वो वीडियो देख रहा था, माननीय अध्यक्ष जी, वीडियो देख रहा था। 1 मिनट बैठ जा, मंत्री बाद में कर दिए, तय भी बाद में कर दिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं वो वीडियो देख रहा था, उसके अंदर ये घोषणा हुई कि बुजुर्गों की जेब में कहा नारंगी नोट आएगा और नारंगी पगड़ियां उछली उसमें। मैंने देखा
पर माननीय अध्यक्ष जी नारंगी नोट नहीं आया। वो नारंगी नोट मनोहर लाल जी ने भेजने का काम कराया, नारंगी नोट नहीं पहुंचा। हाँ जी 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 जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 11 साल में बुजुर्गों के सम्मान में आज 3200 रुपये उनको सम्मान भत्ता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथियों को फिर भी शर्म नहीं आती कि हम झूठ क्यों बोल रहे। बुजुर्गों की भावनाओं से खेल रहे, बुजुर्गों की भावनाओं से खेल रहे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस के समय में 50,000 से अधिक अपात्र लोगों को पेंशन दे जाने का जिक्र भी करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के समय में वर्ष 2011 में वृद्धावस्था पेंशन घोटाला सामने आया था। वृद्धावस्था पेंशन वही घोटाला हो गया था कांग्रेस के समय में। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 50,000 से अधिक ऐसे लोगों की पेंशन जारी की गई जो या तो अपात्र थे या जो स्वर्गवासी हो गए थे, तो उनकी पेंशन जारी कर दी। चमत्कार करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, 4 जुलाई 2011 को एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र में खबर छपी और मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, तो मैं डेट भी बता रहा, 4 जुलाई 2011, और उसका शीर्षक था माननीय अध्यक्ष जी, खबर का, पेंशन के नाम पर सालाना 400 करोड़ रुपए का गोलमाल हो गया। कहा ये खबर छपी थी। 400 करोड़ रुपए का उस समय के अंदर 400 करोड़ रुपए का गोलमाल हो गया। और इसके मैं ये बताना चाहता हूं कि उस समय सरकार ने पेंशन वितरण का काम बैंक खातों में करने का निर्णय किया। माननीय अध्यक्ष जी, उस समय 16 जिलों में 15,98,126 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही थी, जब पेंशन लेने वालों को बैंक खाते खुलवाने के लिए कहा गया। माननीय अध्यक्ष जी, केवल 11,44,098 लोगों ने ही खाते खुलवाए। क्योंकि इसलिए खुलवाए, पता नहीं पेंशन कहाँ जा रही थी। बड़ा तकड़ा गोलमाल हो रहा था, अखबार लिख रहे थे, आंख नहीं खुली महाराज। माननीय अध्यक्ष महोदय, साफ जाहिर है लगभग 5 लाख पेंशन फर्जी लोगों को जा रही थी इनके कार्यकाल में। इन्हें नहीं देखा माननीय अध्यक्ष जी, यह तो 16 जिलों का आंकड़ा है। उस समय कि अगर सभी 21 जिलों की आंकड़ा देखा जाए तो ये बहुत बड़ा गोलमाल था, बहुत बड़ा गोलमाल था। माननीय अध्यक्ष जी, इससे साफ जाहिर है कि इनके समय में सिस्टम पूरी तरह जंग खा चुका था। अपात्रों को पेंशन मिल रही थी, पात्र लोग पेंशन बनवाने के लिए चक्कर काट रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, दर की ठोकरें खा रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। बुजुर्ग जाता था अपने पोते को लेकर के कि मेरी पेंशन लग जाए, माननीय अध्यक्ष जी कोई सुनने वाला नहीं था। हमने सिस्टम को पूरी तरह बदला। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन सहित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पारदर्शी ढंग से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, काम किया है। और इनके समय में तो
अपात्र लोग लाभ ले जाते थे और पात्र लोग देखते रहते थे भी भाई मेरे को मिलेगी। गरीब आदमी की तो सुनता नहीं था कोई भी। यहां तो पेंशन भी माननीय अध्यक्ष जी उसकी लग जाती जो 50 आदमी लेकर आवा था रैली में, उसकी लग। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार सेवा। एक मिनट जी, ये सीएम लेवल की बात क्यों कह रहे जी आप? आपके एक प्रत्याशी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी चेयर के ऊपर बैठे हैं, इनकी विधानसभा थी, क्या शब्द कहे उसने? कहा जी मेरे को 50 वोट दो, मैं एक नौकरी दूंगा। ये क्या बात हुई जी? ये क्या बात हुई यार? ये कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द है क्या? आपकी तरफ से आते हैं शब्द में, ये आपकी तरफ से शब्द आते हैं, ये आपकी तरफ से शब्द आते हैं महाराज जी। ये पता नहीं भी मेरे को, तो वीडियो वायरल हुई है जी, वीडियो वायरल हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार सेवा, संवेदना और सत्य की राजनीति करती है। कोई भी पात्र बुजुर्ग पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। ये अगर कमिटमेंट है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। लेकिन लोग झूठ की दुकान चला रहे हैं, भ्रामित कर जनता को, बुजुर्गों को कर रहे हैं। उन्हें जनता की अदालत में जवाब देना होगा। झूठ नहीं फैलाना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। बुजुर्गों के साथ इस प्रकार का भ्रम फैलाई दिया, इस प्रकार की बातें फैलाई दी। बुजुर्गों ने क्या क्या नहीं बोला, हम सुन रहे थे। मैंने उनको कहा माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन मंच के ऊपर अभी उचाना के अंदर हमारे विधायक ने वहां पर एक जनसभा की थी। मैंने कहा कि बुजुर्ग हमारे पिता हैं, हमारे बाप के समान है। बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाना ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम है, उनका सम्मान कम करना नहीं। पे कंडीशन क्यों लगाई थी? आपको तो पता नहीं है, आपको नहीं पता। कंडीशन लगाई है आपने, आपने लगाई कंडीशन। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बलराम, ये बलराम ने नहीं लगाई, वो कह रहे उस पार्टी ने लगाई, तने नहीं लगाई जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक आरोप और लगाया गया। बीच में रुकावट ना करें, मेरा अनुरोध है। समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, सबने दूर दूर जाना है आज। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के आरोप लगाया गया। अभी हमारा पहला ही सेशन था माननीय अध्यक्ष जी, और विपक्ष की तरफ से यह सवाल आ गया कि आपने वायदा किया था 21 रुपए देने का, आप कब देंगे? लग गए ना देना। इसी में कहा गया सदन में, इसी सदन में कहा गया। मुख्यमंत्री जी ने नहीं, आपने क्या बोला? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपसे मांगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल रहा हूँ, आपसे मांगा। क्या क्लैरिफिकेशन? अभी एक इसी पे लाडो लक्ष्मी, इससे बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं, लाडो मुख्यमंत्री लक्ष्मी पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। सुनो अरोड़ा जी, किसी स्कीम या वक्तव्य पे उस पे नहीं। देखो रूल, अगर व्हाट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर है अगर आपको किसी प्रोसीजर रूल के अंदर क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो तो उनका वक्तव्य चल रहा है। हाँ, उसमें आपको अगर उनकी बात पे कोई बात कहनी है तो को, पर वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। बताओ। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने पिछले बजट में 5000 करोड़ रुपए रखे थे लाडो लक्ष्मी योजना के लिए, जो मात्र 637 करोड़ की है। ठीक है, पर ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, वैसे आप कह सकते हो अपनी बात। तो सबको देंगे और फिर माननीय अध्यक्ष जी, इसको लेकर के आरोप लगाया गया नरेश सेलवाल की तरफ से, आदित्य सुरजावाले की तरफ से, और हमारी बहन श्रीमती पूजा, इनकी तरफ से आरोप मढ़ दिया गया सरकार के ऊपर कि 2100 रुपया मासिक वित्तीय सहायता देने की बात थी महिलाओं को,
आरोप लगाया गया कि आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा तो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, इस दिशा में हमने 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। माननीय अध्यक्ष जी, हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर उसको लॉन्च किया। माननीय अध्यक्ष जी, इस ऐप पर 31 जनवरी तक माननीय अध्यक्ष जी 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने लगातार हर महीने महिलाओं तक ये वित्तीय सहायता पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। 9,22,452 महिलाओं इसमें पात्र पाई गई और हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10 फरवरी को चौथी किस्त जारी की और इस योजना के तहत 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनों के खाते में 193 करोड़ रुपया डालने का काम किया और हमने 4 किस्तों के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी अब तक 634 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम जो बोलते हैं हमारी सरकार वो पूरा करने की गारंटी है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये मासिक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया और इसके लिए हमने 1 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो पात्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुए माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि अब 1,80,000 रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों की वे माताएं जिनके 3 से अधिक बच्चे नहीं हैं और वे सभी इस योजना के पात्र हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जिनके बच्चों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में माननीय अध्यक्ष जी 80% से ज्यादा अंक लिए हों, उनकी माताओं को भी इस योजना के साथ जोड़ने का निर्णय हमने लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने ऐसी माताओं को, जिन माताओं की परिवार की आय 1,80,000 रुपये है, वो ऐसी माताएं जिन्होंने अपने बच्चों को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 1 से 4 कक्षा तक दक्षता हासिल की है, ऐसी माताओं को भी हमने इसमें शामिल करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, जिन माताओं ने अपने बच्चों को सर्विस एक्वा सैम या से सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया हो, माननीय अध्यक्ष जी, फरवरी 2026 से 1100 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी। 1,000 रुपये की राशि उसकी एफडी की जाएगी और उसको ऐसे समय में दी जाएगी जब उसको कोर समय के अंदर उस पैसे की आवश्यकता। माननीय अध्यक्ष जी, इस योजना का ताकि वो उससे अपना कोई बच्चे को कारोबार करा सके, अपने बिटिया की शादी कर सके। माननीय अध्यक्ष जी, इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए तो हरियाणा में 40 वर्ष से अधिक कांग्रेस का शासन काल रहा है। हरियाणा के अंदर 40 साल से ज्यादा शासन रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इन 40 वर्षों में कांग्रेस ने भी जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां बनाई। इनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्तियां, स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं, सब्सिडी,
मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इनमें से एक भी ऐसी योजना या नीति है जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी शर्त आपने ना लगाई हो? कोई भी एक योजना बता दो, आपने भी बनाई हो। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि हमारी माताओं बहनों को सम्मान मिल रहा है तो आपको इसकी तकलीफ क्यों रही है? जब माताओं को बहनों को सम्मान मिलता है तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं, इतनी कमेंट्री नहीं। जहां आपकी सरकारें हैं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनको कहना चाहता हूं, जहां इनकी सरकारें हैं, इन्होंने जरूर घूम करके आना चाहिए कि वहां क्या क्या वायदे जनता के साथ किए गए थे, क्या वो वायदे पूरे किए गए। ये जाकर के वहां जीरो ग्राउंड के ऊपर लोगों को पूछना चाहिए, खाली वोट लेने के लिए, जनता का पेट भरने के लिए और वोट बटोरने के लिए घोषणा कर दी। आज तक माननीय अध्यक्ष जी वहां के लोग वंचित हैं, उनको कोई सुविधा नहीं दी, खाली वोट ले लिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमने कहा था कि हमारा संकल्प पत्र गीता के समान है और इसका एक एक वायदा पूरा करने की, और हमारी सरकार तेज गति से आगे बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और आरोप लगाया, कई बार लगाते रहते हैं आरोप हमारे विपक्षी साथी, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि का बीपीएल के राशन कार्ड काट दिए, आरोप लगाया, इतने बढ़ाई दिए, कहा इतने काट दिए। अगर माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इसी महान सदन के अंदर जब मैंने बोला था, मैंने शुरू में ही कहा था, तब तो 2024 के चुनाव से पहले की बात है, ये मेन चुनाव से पहले की बात है, तब मैंने इसी सदन में कहा था कि लोगों ने मेरे से ये मांग किया है कि हम वेरीफाई कराएंगे, परंतु हमारे विपक्षी साथियों ने कितना बवाल कर दिया, क्यों बढ़ा दिए जी, क्यों बढ़ा दिए। फिर मुझे यही कहना पड़ा माननीय अध्यक्ष जी कि हम काट देंगे, जो अपात्र होंगे हम उसकी चेकिंग कराएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने चेकिंग कराई है और विपक्ष के साथियों ने कहा है कि अपात्र को नहीं मिलना चाहिए। तो वहीं एक तरफ जहां हरियाणा विधानसभा का सदन चल रहा है, कार्यवाही जारी है, वहीं हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं। इस परीक्षा के रिजल्ट में भले ही अभी समय हो, लेकिन परीक्षा को लेकर प्रशासन की व्यवस्था का रिजल्ट साथ के साथ ही आ रहा है। कई जगहों पर जब परीक्षा केंद्रों पर नकल का गेम हुआ तो प्रशासन की व्यवस्था और परिणाम सवालों के घेरे में आ गए। हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाएं भले ही बच्चे दे रहे हों, लेकिन रिजल्ट शिक्षा विभाग और व्यवस्था संभालने वाले प्रशासन का बिगड़ रहा है। बोर्ड परीक्षाओं में नकल का खेल और पेपर का आउट हो जाना शिक्षा विभाग और प्रशासन की मार्कशीट पर शून्य की संख्या बढ़ा रहा है। सोनीपत में दीवारों पर नकल देने के लिए चढ़े इन लोगों की तस्वीरें जब सामने आई तो प्रशासन के पूरे दावे सिर्फ कागजों और बयानों में सिमट कर रह गए। जिस परीक्षा केंद्र पर 10वीं की गणित की परीक्षा चल रही थी, उसी परीक्षा केंद्र की दीवारों पर लटकते भटकते ये लोग अंदर बैठे परीक्षार्थियों को खुलेआम नकल बांटते दिखे। कोई दीवार पर चढ़कर खिड़की से पर्चियां बनाकर फेंक रहा था, तो कोई परीक्षा केंद्र के अंदर घुसने पर ही आमादा था। अब जब शिक्षा विभाग से पूछा गया कि साहब नकल की पर्चियां एग्जाम सेंटर के अंदर क्यों पहुंच रही हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी ये भरोसा दिलाने लगते हैं कि ना तो कोई अव्यवस्था है, ना ही कोई नकल। जो आपने जैसे बताया है तो मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैंने कहा कि वो सेंटर से काफ़ी दूर हैं और इसमें जैसे जैसे रिपोर्ट आई है तो पुलिस विभाग से भी हम संपर्क करके, और पुलिस विभाग का लगातार पूरा सहयोग और उनकी तरफ से बहुत अच्छे प्रयास किए हुए। वाह साहब, अगर यही अच्छे इंतजाम है और यही बेहतर व्यवस्था है तो फिर आपकी नजरों में खराब व्यवस्था होती क्या है? जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि परीक्षा केंद्र की दीवारों पर चढ़कर नकल पहुंचाई जा रही है, तो फिर व्यवस्था बेहतर होने का दावा क्यों हो रहा है? खैर, सोनीपत के जिला शिक्षा अधिकारी ने शायद इन तस्वीरों को ध्यान से नहीं देखा होगा और न ही एग्जाम सेंटर से आउट हो रहे पेपर शिक्षा विभाग को दिखाई दे रहे हैं। रोहतक में जब अंग्रेजी का पेपर आउट हुआ तो शिक्षा विभाग को भनक तक नहीं लगी। जब पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब जाकर विभाग जागा और ये माना कि पेपर आउट हुआ है और अब कार्रवाई हो रही है। तो यह भावड़ गांव है जो कि चिड़ी के पास पड़ता है, चिड़ी ब्लॉक के पास है,
और यहाँ से यह पेपर आउट हुआ है, लीक नहीं, यह पेपर आउट हुआ है। और जिस परीक्षार्थी का पेपर आउट हुआ है हमें उसके बारे में पता चल चुका है और इसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू हुई हैं और 2 ही परीक्षाओं में कितनी अनियमितताएं पाई गई हैं उसे ऐसे समझिए कि सोनीपत में परीक्षा केंद्र पर नकल की तस्वीरें आई, रोहतक में अंग्रेजी का पेपर आउट हो गया, नूंह में 2 युवक फर्जी तरीके से परीक्षा देने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन इसके बाद भी शिक्षा विभाग बेहतर व्यवस्था और पुख्ता सुरक्षा का दम भरता है। बहरहाल परीक्षाएं अभी जारी हैं और देखना यही होगा कि आने वाली परीक्षाओं में प्रशासन की व्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। सोनीपत से नितिन अंकल के साथ भिवानी से जगबीर घनगर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।